बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एमडी कैट 2024 इसका पार्ट 22 और 11 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं हम। रेडी हैं आप लोग चेक करने के लिए अपने आप को? ज़रा ध्यान से मेरे सवालात सुनिएगा, क्योंकि इस पूरी बुक के चंद मुश्किल चैप्टर्स में से ये आता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। 31 क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रेडी हैं? पता लग जाएगा अभी कितने पानी में है, या तो आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, ये कौन से सवाल आते हैं भाई। और अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे, वीडियो को बार बार सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ। बहरहाल 31 क्वेश्चन मेरा ये है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन अगर आपको याद हो, ठीक है, उसकी डेरिवेशन भी मैंने वीडियो में करवाई थी। तो उसी प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन की एक हालत ये है, W इज़ इक्वल टू माइनस एफ और विद इन ब्रैकेट ये H2 माइनस H1। कुछ याद आया? इसमें जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मुझे बता दीजिए आप। 32 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 1 एटमॉस्फेयर 180 m डॉट क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो कितने जूल्स के बराबर, ये बता दीजिए। 33 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, आप मुझे ज़रा बता दीजिए ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ। द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं। 34 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, इफ़ नो वर्क इज़ डन ऑन और बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, ना ही सिस्टम कोई काम कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है इस सिचुएशन में, इंटरनल एनर्जी चेंज वो किसके बराबर होगा, ये बता दीजिए आप मुझे। 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैंने कहा था ना धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। मुझे आप बता दीजिए पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी अगर सिस्टम आपका सॉलिड है या लिक्विड है। ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आपका सिस्टम सॉलिड या लिक्विड है तो एंथैल्पी चेंज जो है वो किसके बराबर होगा, ये बता दीजिए आप मुझे। 37 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, पसीने आ रहे हैं ना, ठंडे पसीने? हाँ, आने तो चाहिए। 37 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर चेंज ऑफ एंथैल्पी, यानी कि चेंज ऑफ एंथैल्पी को मेजर करना बहुत मुश्किल है किस सिचुएशन में, अगर आपका रिएक्शन स्लो है, अगर आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है, या फिर ये दोनों सिचुएशंस हैं। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे बता दीजिए ये कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है, ऐसा थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट रूट्स जो है वो ले सकता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट रूट्स जो है एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन ले सकता है, ये बात किस लॉ में की गई है, ये मुझे बता दीजिए। 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन विच 1 मोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट्स। आप मुझे बता दीजिए वो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का जो कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं जब 1 मोल जो है वो बनता है किसी का भी, जब वो चीज़ स्टैंडर्ड स्टेट्स में होती है, तो इस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। ठीक है, 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, स्टैंडर्ड स्टेट्स, स्टैंडर्ड स्टेट्स का क्या मतलब है ये मुझे बता दीजिए। जब कहा जाए कि ये चीज़ें जो हैं वो ये सब ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं, तो आप इससे क्या मतलब लेते हैं ये मुझे बता दीजिए। 42 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, डेल्टा HF0 मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का ये इसकी वैल्यू क्या होती है। फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डेल्टा HF0 की वैल्यू क्या होती है ये बता दीजिए मुझे। 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ पेयर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन पेयर्स को देख के मुझे बता दीजिए कि इन पेयर्स में से किसकी डेल्टा HF0 की वैल्यू 0 होगी। पेयर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऑक्सीजन की होगी या ओजोन की होगी, ग्रेफाइट की होगी या डायमंड की होगी, और रोम्बिक सल्फ़र की होगी या मोनोक्लिनिक की होगी। रोम्बिक सल्फ़र की होगी या मोनोक्लिनिक की होगी। ठीक है भाई। 44 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, स्टैंडर्ड स्टेट्स मुझे आप बता दीजिए ऑल प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जितने भी प्योर सॉलिड्स हैं और प्योर लिक्विड्स हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट मुझे बता दीजिए। 45 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एंथैल्पी जो कि एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है इन अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, और इसमें मोल की कोई शर्त नहीं है कि 1 मोल हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी पावरफुल हिंट दी है मैंने। इसमें मोल की शर्त नहीं है कि 1 मोल हो या 2 मोल हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंथैल्पी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है, इवॉल्व हो रही है इन अ रिएक्शन जिसके अंदर with no condition of 1 mole formed, rather all reactants products are at standard states। इस रिएक्शन के अंदर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, और इस रिएक्शन में एंथैल्पी एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है। तो इस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बुलाते हैं ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है। 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे मीथेन गैस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दीजिए। मीथेन गैस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दीजिए। 47 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बॉर्न हैबर साइकिल, ये दिया है मैक्स बॉर्न ने और फ्रिट्स हैबर ने। आप मुझे साल बता दीजिए किस साल में इन दोनों ने ये बॉर्न हैबर साइकिल कलेक्टिवली दिया था। 48 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ सिंबल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे इनके फुल वर्ड्स जो है वो बता दीजिए। डेल्टा HF0, डेल्टा H छोटा सा नीचे SUB, डेल्टा HIE, डेल्टा HD, डेल्टा HEA, डेल्टा HLE। मुझे इनके फुल वर्ड्स बता दिए। ठीक है भाई। अब जवाबात शुरू करें। अब जवाबात ज़रा सुन लीजिए। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था 31, उसमें मैंने प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन की एक हालत आपके सामने रखी थी, ये वाली। इसमें मैंने पूछा था ये नेगेटिव साइन जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये बता दीजिए। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि गैस की जो एक्सपेंशन हो रही है ये एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर हो रही है। गैस की जो एक्सटेंशन हो रही है, गैस जो एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन जो गैस की हो रही है और ये गैस जो प्रेशर लगा रही है, एक्सटेंड होते हुए
ये प्रेशर जो लगा रही है गैस एक्सटेंड होते हुए, ये किसके अगेंस्ट लगा रही है? ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट लगा रही है। एक्सटर्नल प्रेशर अपोज कर रहा है इस एक्सटेंशन ऑफ गैस को। ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडिकेट्स एक्सटर्नल प्रेशर अपोजेस द एक्सपेंशन ऑफ गैस, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। 32 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था 1 एटमॉस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर कितने जूल्स के बराबर है? तो ये 101.325 101.325 जूल्स के बराबर है। 33 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था टोटल एनर्जी कंटेंट किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम का, उसको हम क्या बुलाते हैं? तो हम उसको बुलाते हैं इंटरनल एनर्जी। 34 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपका सिस्टम, अगर आपके सिस्टम पर ना तो कोई वर्क किया जा रहा हो और ना ही आपका सिस्टम कोई वर्क करे, इस सिचुएशन के अंदर जो इंटरनल एनर्जी चेंज है यानी कि डेल्टा ई, वो किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन के, ठीक है, यानी कि डेल्टा क्यू के बराबर होगा, ठीक है भाई। 35 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि ये पी डेल्टा वी जो है इसकी वैल्यू मुझे आप बता दीजिए। अगर ये रिएक्शन जो हो रहा है इसके अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी सिस्टम है वो सॉलिड है या लिक्विड है, इस सिनेरियो में पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? तो पी डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब भी आप हीट सप्लाई करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर तो सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होते ही नहीं है, उनके वॉल्यूम में इतना इजाफा होता ही नहीं है। तो वॉल्यूम जब इसका 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी 0 हो जाएगा और कलेक्टिवली इसका जवाब 0 आएगा, ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसी से रिलेटेड। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपका सिस्टम सॉलिड या लिक्विड है तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर होगा? तो इस सिचुएशन में आपका एंथैल्पी चेंज जो है वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी चेंज के, डेल्टा ई के, ठीक है भाई। 37 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि बहुत मुश्किल है इस चीज़ को मेजर करना, चेंज ऑफ एंथैल्पी को मेजर करना बहुत मुश्किल है जब आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो, जब आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो, या फिर दोनों सिचुएशंस हों। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर जो है वो चेंज ऑफ एंथैल्पी को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपका केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो है या आपका केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। 38 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, मुझे बता दीजिए ये कौन सा लॉ है जो कि ये बात करता है कि आपका थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा रूट या पाथ जो है वो ले सकता है? तो ये है हेसिस लॉ, ठीक है। 39 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ऐसा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जिसमें एक मोल जो है वो फॉर्म्ड हो जब आपके सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। तो ये जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का, इसको क्या बुलाते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद है मैंने इससे आगे इसी तरह का रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था, इसमें ख़ास मैंने बात की थी कि एक मोल की शर्त नहीं है, ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसमें एक मोल बनने की शर्त है। वो क्या है अभी बता देता हूँ आपको, ये 2 ही टॉपिक हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था वो जो मैंने पूछा था। 40 क्वेश्चन जो है इसमें मैंने आपसे पूछा था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एच एफ और 0, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 41 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब ये है कि प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा और टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स। 42 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या होगा? तो वो 0 होगा। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। 43 मैंने आपसे पूछा था, ये 3 मैंने बताए थे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, इनमें से किस किस का? ऑक्सीजन का या ओजोन का, ग्रेफाइट का या डायमंड का, या रोम्बिक सल्फ़र का या मोनोक्लिनिक सल्फ़र का। इन दोनों को देखें तो ऑक्सीजन जो है
इसका 0 होगा, ग्रेफाइट का 0 होगा और रोम्बिक सल्फ़र का 0 होगा। 44 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि जितने भी प्योर सॉलिड्स हैं या प्योर लिक्विड्स हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट बता दें आप, तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही है बात आपको? 45 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे ये पूछा था, ये वही सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वाला जो मैंने 45 पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एंथैल्पी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन अ रिएक्शन विद नो कंडीशन ऑफ 1 मोल, जिसमें 1 मोल की शर्त नहीं है, फॉर्म्ड रादर ऑल प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स आर एट स्टैंडर्ड स्टेट। इसमें सिर्फ रिएक्शन के अंदर बात यह है कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं, और स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हुए जो यहाँ पर रिएक्शन होगा उसमें जो एंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, इस किस्म की चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HR0 या सिंपली डेल्टा H0 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपसे पूछा था 46 क्वेश्चन, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन की कितनी है? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन की -74.85 किलो जूल्स पर मोल है। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि टेबल इसका बना हुआ है, सारे उसको याद कर लें। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे इसी तरह मैंने पूछ लिया मीथेन का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इस तरह आपसे ही पूछा जा सकता है, वो टेबल आप याद कर लें। ठीक है, 47 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, बॉर्न हैबर साइकिल दिया था मैक्स बॉर्न और फ्रिट्स हैबर ने, किस साल उन्होंने ये लॉ अपना दिया था? तो वो साल था 1919। ठीक है, उसके बाद 48 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फुल वर्ड्स मुझे बता दीजिए इनके, तो इसके फुल वर्ड्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बॉर्न हैबर साइकिल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है ना, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है बॉर्न हैबर साइकिल वाली, उसमें ये उन्होंने तो फ़ौरन बता दिया होगा ये। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो उनको परेशानी हो रही होगी, ये सिंबल पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो ये सिंबल बता रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है भाई, ये हो गया। अगला पार्ट 23 जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे और उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और पार्ट 24 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट रह गए, आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री तमाम हो गई। फिर सेकंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे, 26 वीडियोस बनेंगी उसकी, 26 डेज़ में ही एक वीडियो रोज़ आपको मिलेगी ठीक 8 बजे डेली। और अपने आप को चेक कर लीजिए क्योंकि मेरी ये नसीहत याद रखिए, आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, क्या कुछ आपके जहन में, इतना सब कुछ आपके जहन में इस वक्त, आपका करंट मसला सिर्फ यही जानना है कि आपको कितना आपके जहन में मौजूद है और कितना आपके जहन में मौजूद नहीं है। और ये जो मेथड है जो मैंने अडॉप्ट किया है, ये ओरल क्वेश्चंस का, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। और एवरेज माइंड वाली स्टूडेंट की मैंने आपको वीडियो तो मैंने अलग से बना के बता भी दिया है कि भाई एवरेज माइंड अगर स्टूडेंट कहीं अपने आप को चेक कर लें, कहीं आप एवरेज माइंड स्टूडेंट तो नहीं है, एवरेज माइंड स्टूडेंट तो नहीं है आपके, आप ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन आपका माइंड सेट जो है वो एक एवरेज माइंड सेट है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप एक एवरेज माइंड सेट के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।